नया टॉपिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो तरीका है वो हम लोग पहले ही सीखे थे, जिसमें रेसिस्टेंस के लिए भी सीख चुके हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। साथ ही हम लोग कैपेसिटर्स के भी बारे में सीखे थे, जहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम लोग सीखे हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे वो सारा वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई बच्चे नहीं देखे हो तो देख लेना, वो सारा कुछ हम लोग को आगे तक ज़रूरत पड़ेगा। तो आज हमको बैटरी को जो है सेल को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। इससे जस्ट पहले वाले जो वीडियो थे जिसमें हम लोग सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, तो थोड़ा सा पहले उसको रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसकी सारी टॉपिक्स की ज़रूरत अभी हम लोग को यहाँ पर है, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में ये सीखे थे कि कोई भी जो बैटरी होता है, जो सेल हम लोग जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ क्रिएट होता है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर प्लस और माइनस क्रिएट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर, ठीक है। जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर पे, वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इस पे ये रन करता है और वही वो यहाँ पे वर्क करता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने के बाद ये बैटरी के अंदर के कॉम्बिनेशन पे हम लोग बात कर चुके थे, जो फिर वापस यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कहें या फिर बैटरी के मैकेनिज्म के कारण कहें, जो इलेक्ट्रॉन फिर वापस यहाँ पे आता है और ये इलेक्ट्रोलाइट जो कि बैटरी के अंदर होते हैं उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के कारण प्लस और माइनस जो चार्ज बनता है उसके कारण फिर से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, फिर ये रैंडम इधर उधर मूव करता है। ये सारी बातें हुई थी जिसको हम लोग बेसिकली अच्छे से समझे थे। मतलब चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इलेक्ट्रोलाइट से एनर्जी लेता है और वही एनर्जी यहाँ पर जो भी डिवाइस लगे हुए होते हैं, बल्ब हो, पंखा हो, जो भी हो, चूँकि उस पर रेसिस्टेंस होता है और वही रेसिस्टेंस हमको यहाँ काम करने में मदद करता है। फिर वहाँ पे ये अपना एनर्जी लैप्स करता है, फिर वो आता है, फिर ये प्रोसेस घूमते रहता है और यही हम लोगों को हेल्प करता है बैटरी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आज इस पे बात नहीं करने वाले। आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स लेते हैं पहले, उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि बैटरी के साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। मान लिया जाए इस बैटरी का वोल्ट हम 12 वोल्ट दिए हुए हैं, इस बैटरी में कितने करंट हो उसके लिए एम्पियर मीटर को हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो पोटेंशियल इसके अराउंडिंग क्रिएट होगा उसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। सपोज मान लिया जाए कि ये 4 ओम का एक रेसिस्टेंस है, तो R इक्वल टू अगर 4 ओम हो और भी हमारे पास 12 वोल्ट है, ये हमारा कैलकुलेशन पोर्शन करता है, ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में इतने आते हैं, उस चीज़ को हम लोग करेंगे। तो I इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, V/R। तो 12/4 इक्वल टू हमारे पास जो निकल के आ गया, I का मान 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। यानी 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इसके रीडिंग को देखते हैं। रीडिंग को जब देखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जब हमारे पास रीडिंग आती है तो पता चलता है कि I का मान अप्रॉक्सीमेटली 2 एम्पियर है, ठीक है। लेकिन हम तो बैटरी लगाए हुए हैं 12 वोल्ट का, लेकिन यहाँ पर जो वोल्ट की जो रीडिंग है वो रही है, वो अगर हम 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8 4 वोल्ट का ये बैटरी शो कर रहा है, ठीक है। ये 8 वोल्ट का बैटरी शो कर रहा है और हमारे पास करंट 2 एम्पियर का है। तो इसका मतलब 4 वोल्ट एक्स्ट्रा जो है वो लॉस कहाँ हो गया, ये हमको पता करना था। तो पता चला कि बैटरी के अंदर खुद का एक रेसिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, और जिसको हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। वही r यहाँ पर जब आता है तो करंट यहाँ पे अगर 2 एम्पियर हमारा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब r का जो मान है वो भी हमारा 2 ओम है, तभी जाके हमारे पास इसके साथ जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू ये जो पोटेंशियल यहाँ पर इस रेसिस्टेंस के कारण क्रिएट हो रही है इस 2 पॉइंट पे, तो वो पता चलता है I इंटू स्मॉल r, यानी 4 वोल्ट यहाँ पर हो गया, इसका मान 2 हो गया, इसका भी मान 2 हो गया। तो हमारे पास यहाँ मान पता चल गया कि 4 वोल्ट का यहाँ भी पोटेंशियल क्रिएट होता है। कुल मिलाकर तुमसे हम बात करें तो पता चलेगा कि 2 परिस्थिति बनती है। एक है ओपन सर्किट पर। ओपन सर्किट पर इस बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसी को EMF कहते हैं, जिसको E से इंडिकेट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को क्लोज करते हैं, मतलब इसके जो स्विच है उसको अगर हम ऑन करते हैं, तो इस सर्किट में जो भी डिवाइस लगे होते हैं वहाँ पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको भी कहते हैं। लेकिन ये भी इस इंटरनल जो बैटरी के EMF है उसके वो इक्वल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ मैथमेटिकली देख चुके हैं। ये हमारे अगर ऑब्जर्वेशंस के रीडिंग हो तो इसके साथ ये टैली नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ और जो पोटेंशियल वो कहीं ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप कहाँ करता है, तो वो खुद के बैटरी के अंदर ही करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो मान होता है वो I इंटू R होता है। तो हम लोग ये भी देख चुके हैं कि V इक्वल टू IR होता है, ठीक है, और यहाँ से R है। तो अगर हम चाहें तो I कॉमन लेंगे तो R प्लस R हमारे पास मान निकलता है। I इक्वल टू एक मान निकलेगा
आर प्लस आर, ये हमारा एक मान निकल के आता था। एक मान हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ से भी को अकेला करेंगे, ठीक है, अगर भी का मान हमारा अकेला होगा तो फिर जो मान निकल कर मेरे पास आएगा भी इक्वल टू जो हो जाएगा वो ई माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। एक बात समझ में आ गया कि हमेशा ईएमएफ का जो वैल्यू है वो पोटेंशियल ऑफ द सर्किट व्हेन सर्किट इज़ क्लोज्ड से हमेशा क्या होता है, ये लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, ये इक्वल हो सकता है अगर परिस्थितिवश अगर हम आई इक्वल टू 0 लेते हैं तो ई और भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम आई इक्वल टू 0 करेंगे तो ये दोनों मान इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या ये पोजीशन भी पॉसिबल है कि भी का जो मान है वो ग्रेटर हो जाए इससे? तो हाँ, ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? जब हम चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग वाले केस में हम लोग देखेंगे कि बाहर का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के ईएमएफ से अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है बैटरी हमारा क्या होता है, चार्ज्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में बैटरी चार्ज्ड होता है, इस परिस्थिति में कोई करंट फ्लो नहीं होता, और इस परिस्थिति में जब ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल से अधिक हो तो यहाँ पर क्या होता है, हम ये ओपन सर्किट के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मान है वो हमेशा इसके लिए ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये 3 परिस्थिति पे हम लोग देख चुके हैं, जिस पे चार्जिंग वाले है और ये डिस्चार्जिंग वाली पोजीशन के लिए इंडिकेट करता है, ठीक है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स पोर्शन था जो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन आज हम लोग को बात प्रॉपर करना है किस पे, तो आज हम लोग को बात करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी बैटरी को हम लोग जोड़ेंगे। हालांकि बैटरी के लिए जो 2 इक्वेशन निकाल के रखे हुए थे उसकी ज़रूरतें हमको होगी। पहला निकाल के रखे इक्वल टू भी प्लस आई आर, ठीक है, ये निकल के आया। और दूसरा जो हमारे पास आई इक्वल टू जो हमारे पास मान निकल कर आया था ई इक्वल टू आर प्लस आर, इसकी भी हमें ज़रूरतें होंगी। ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। हालांकि इससे ही हम लोग भी इक्वल टू ई माइनस आई आर भी यूज कर सकते हैं। चलो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास सिचुएशन बनता है। पहला तो हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स को हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। चलो देखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिगर पहले तो हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए फिगर प्लॉट करेंगे। ये हमारा एक सेल है, बैटरी है। इस बैटरी का ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम इसको डॉटेड करके बॉक्स में बंद कर दें तो ये पूरी तरह से अपने आप को बैटरी के रूप में इंडिकेट कर रहा है। इसका जो ईएमएफ है इसको E1 कह रहे हैं और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इसको R1 कह रहे हैं। ये एक जंक्शन पॉइंट हो गया जहाँ पे दो बैटरी को जोड़ रहे हैं। एक और बैटरी हम लोग ले लेते हैं, ये प्लस माइनस है, इसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया R2 और इसका जो मान है ये E2 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कनेक्ट कर दी। इसकी 2 पॉइंट हो गई, एक पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट हमारा बी है, और ये बीच वाले पॉइंट को चलो हम सी मान लेते हैं, ठीक है। एक पोटेंशियल हमारा ए से सी तक होगा और एक पोटेंशियल जो होगा वो सी से लेकर बी तक होगा, ठीक है। साथ ही हम ऐसा करते हैं कि इसको अगर मर्ज कर देते हैं, एक कंबाइंड रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो कंबाइंड जो बैटरी हमारा होगा, ये कंबाइंड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। कंबाइंड वाले जो वैल्यूज़ होंगे इसके लिए ये ए है और ये बी है और ये ई होगा और ये हमारा आर होगा, ठीक है। ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म ये है। चलो और हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि इस फिगर के अनुसार अगर हम बात करें तो जो इक्विवेलेंट या कंबाइंड के बाद कितनी ईएमएफ होगी, कितना रेसिस्टेंस होगा और कंबाइंड के बाद कितना करंट फ्लो होगा, ये 3 पोर्शन हम लोग इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। हालांकि इसका नोट्स भी हम तुमको देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ए से सी पे क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। तो बी ए सी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमारे पास हो गया, ये हाइयर पोटेंशियल का पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट का हो गया। तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कौन हो रहा है, E1 माइनस IR1, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया ए से सी तक के लिए। क्योंकि हम लोग अभी जस्ट ऊपर पे तुमसे बात किए हुए थे, ये जो फार्मूला हम लोग दिख रहा है ये फार्मूला भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। तो पहला जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है E1 और R1 के लिए हो रहा था, ये E1 ये R1, क्योंकि इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। जो करंट हम यहाँ पर देंगे प्लस के कारण जो निकल के आएगा वापस ये यही घूम इन करेगा इसमें। अगर आई अगर आउट हो रहा है तो घूम के ये आई ही इन करेगा, यानी फिर इस सर्किट के अंदर जो फ्लो होगा वो आई ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मान है वो आई का चेंज होगा नहीं। चलो हम इसको कैपिटल आई लिखते हैं, ठीक है। और ये E1 और R1 चेंज हुआ किसके कारण, अगर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप ए से सी तक है,
अब पोटेंशियल ड्रॉप जो है हम सी से लेकर बी तक पुट करते हैं, तो वी सी माइनस वी बी होगा। और फिर इसके लिए भी जो मान हमारे पास निकल कर आएगा जिसको वी सी बी कहेंगे, तो ये हमारा E2 और R2 है, तो E2 माइनस आई वही रहेगा और ये R2 हो गया। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 प्लस अगर हम 2 करते हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल ड्रॉप निकलेगा ए से बी के लिए, तो वी ए बी का जब हम बात करेंगे, ए से लेकर बी तक का बात करेंगे, तो देखो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये सी वाला टर्म और ये सी वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी बचेगा, वी ए माइनस वी बी बच गया। तो इसके लिए ये वाला जो मान है, ये भी ए सी का लिए ये वाला वैल्यूज और ये वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 का आर एच एस टर्म ऐड होगा। तो हमारे पास जब ये मान ऐड होगा तो E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। ठीक है, अगर हम इसको E1 प्लस E2 लिखें और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आई R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्टेंट वैल्यू निकल गया पोटेंशियल बिटवीन टू सेल। अगर दो बैटरी के बीच का पोटेंशियल पता करें तो ये हम लोग को निकलता है। ठीक है, यानी वी ए बी का जो मान हम लोगों के पास हो गया E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन एक सर्किट ये कंपेयरिंग पे हम ये जो सर्किट कंबाइंड बना के रखे हुए हैं, तो उसके लिए हमारे पास मान क्या होगा, रिजल्टेंट या कंबाइंड सेल। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल होगा ये ए से बी तक ही है, तो ये ए बी के लिए जो मेरे पास मान होगा E माइनस आई आर। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, किसी भी सेल के लिए होगा। तो ये वाला जो मान है इसकी कंपेयरिंग हम इसके साथ करेंगे, मतलब इस दोनों में हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग इन बोथ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमको क्या पता चलता है कि ये जो मान है ये किसका मान को बता रहा है, E को, यानी E इक्वल टू हमारे पास E1 प्लस E2 निकल गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, आई कैंसिल, और R का जो मान निकल गया वो R1 प्लस R2 निकल गया। यानी नेक्स्ट टाइम से जितना भी सेल को अगर हम सीरीज फॉर्म में ऐड करेंगे तो उसके जो EMF होंगे वो सबको एक साथ ऐड करेंगे और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा उसको हम एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो कंबाइंड रूप से पोटेंशियल ड्रॉप क्या निकलेगा, कंबाइंड रूप से हम लोग करंट क्या निकालेंगे। ठीक है, ये कंबाइंड रूप से तो पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग को पहले पता ही चल गया। तो करंट के लिए हम लोग जानते हैं E इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं। I इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, ये कैपिटल R जो है कोई डिवाइस है उसकी रेसिस्टेंस है, ये सेल का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है, और EMF ऑफ द सेल है जिसको हम E से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास मान निकलेगा, तो अगर E का मान हम लोग इसको पुट करते हैं दो सेल के लिए, तो E1 प्लस E2 बाय ये कैपिटल R रह गया, और R के लिए जो मान है R1 प्लस R2, यानी ये निकल गया। अगर कोई दो बैटरी को आपस में ऐड करते हैं सीरीज फॉर्म में, तो वो कितना करंट फ्लो होगा, यानी उस बैटरी के माध्यम से कितनी करंट फ्लो होगी सीरीज फॉर्म में, वो हम लोग का ये इक्वेशन बताता है। ठीक है, मान लो अगर हम इसी इक्वेशन को चेंज करके अब अगर हम 3 सेल लगा दें, ये 4 लगा दें, नंबर ऑफ सेल को n कह दें। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। ठीक है, बाय R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। यानी इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर ऑफ सेल को अगर हम चाहें जितना अधिक करके हम लोग उसमें फ्लो होने वाले करंट को, उसके इंटरनल EMF को और उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के सीरीज़ फॉर्म के लिए हो गया। लेकिन एक चीज़ गौर करोगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो बैटरी के साइड होते हैं, मतलब प्लस और माइनस जो एंड होते हैं, उस पर हम लोग को गौर करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि एक बैटरी हम ऐसा ऐड करते हैं, ठीक है, ये प्लस वाला हिस्सा है, ये माइनस है, और इसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। अब एक बैटरी को हम ऐसा करते हैं, माइनस लगा दिए और ये प्लस के साथ इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, और एक और बैटरी लगाते हैं जिसका ये प्लस है, ये माइनस है, और ये इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल EMF जो है, ये 4 वोल्ट है। ठीक है, इसका मान लिया जाए 3 वोल्ट है, और ये मान लिया जाए हमारा 6 वोल्ट है। तो ये टोटल रिजल्टेंट जो है वो पोटेंशियल क्या होगी, रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ ये प्लस वाला टर्मिनल और प्लस वाला जो मान है वो एक साथ ऐड हो गया, और ये नेगेटिव वाला है इसलिए ये माइनस हो गया, यानी कुल मिलाकर 6 4 10 -3, यानी 7 वोल्ट के ये इक्वल होगा। कभी
कभी देखे होंगे बचपन में, ये लगभग सबसे गलती होता है कि टॉर्च में अगर हम लोग बैटरी को डालते हैं तो मान लीजिए बैटरी का ये प्लस टर्म है, ये माइनस है, फिर एक बैटरी डाले, अब गलती से यहाँ पर माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, और अब यहाँ पर डालते हैं तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो पता चला कि टॉर्च बंद करके देखते तो ये बहुत कम लाइट कर रहा है, मतलब कंपेयर टू 1 सेल या 2 सेल की तुलना में ये बहुत कम लाइट दे रहा है। तो फिर वापस हम लोग खोलते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा बैटरी जो है ना वो उल्टा लग चुका है। तो फिर हम लोग ये सेट करते हैं, ये प्लस है माइनस है, ये फिर प्लस है ये माइनस है, फिर माइनस है ये प्लस है, फिर माइनस है, तो ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। तो फिर हमारे पास ये रिजल्टेंट जो है वो जो 7 वोल्ट के इक्वल काम कर रहा था, ये अभी हम लोग ऐड होने के बाद ये 13 वोल्ट के इक्वल काम करना शुरू कर देगा। तो ये एज ए एग्जाम्पल था। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया, हालांकि हम लोग इसके नोट्स पे भी बात करेंगे। चलो देखोगे यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के नोट्स पे आते हैं, ठीक है। ये 2 बैटरी है, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग नीचे भी दिखा सकते हैं या फिर इसके साथ भी यहाँ पे ऐड करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर मन करे वैसे हम लोग इसको चेंज करके दिखा सकते हैं। और साथ ही एक कंपेयर टू एक इस दोनों का कंबाइंड एक हम लोग सेल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो ये इंडिकेट कर रहा है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये है और ये हमारा आर है, ठीक है। इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद करके एक सेल के फॉर्म में दिखा रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। कंसीडर दैट 2 सेल्स हैविंग द EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 रिस्पेक्टिवली, देन आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। द टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन अक्रॉस द फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के लिए जो पोटेंशियल होगा E - I × R1, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले जो बैटरी है जो EMF है जिसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है हम लोगों को, तो E2 - I R2 हो गया। कंबाइंड रूप से अगर हम देखेंगे तो V = V1 + V2 होगा। ये दोनों मान को ऐड करते हैं, ठीक है। I कॉमन लिए जैसे हम लोग रफ में पेज में अभी समझे थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें द इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज जो है यहाँ पर 2 सेल के लिए V = E - IR, ये वाला जो कंबाइंड हम लोग सेल बनाए हुए थे उसके लिए ये मान निकल के आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग को यहाँ E के लिए जो मान निकल गया ये E के लिए E1 + E2 हो गया, माइनस I खत्म हो गया, R के लिए R1 + R2 हो गया, ठीक है। I = E/R + R, ये इक्वेशन देख चुके हैं। I = ये हमारे पास मान आ गया। ये हमारा जो नोट्स हो गया वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे हो गया। अब चलो हम लोग चलते हैं, पहले रफली समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के नोट्स पे चलेंगे। चलो देखोगे अभी हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग मान लो ये एक हमारा पहला सेल है जिसकी ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, और उसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखते हैं, और एक दूसरा जो सेल लिए हुए हैं ये है और इसकी ये इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसको कि हम लोग मान लिया जाए कि ऐसे करके इसको हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एडिंग पॉइंट का ये एक एंड हो गया जिसको पॉइंट A कह रहे हैं, और ये ऐड होने के बाद ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट बन गया B, ठीक है। ये पहला सेल का EMF E1 है, पहले वाले का रेसिस्टेंस R1 है, और ये दूसरे वाले सेल का जो EMF है वो E2 है और ये रेसिस्टेंस R2 है, ठीक है। इस दोनों का कंबाइंड फॉर्म हम लोग ले लेते हैं। कंबाइंड फॉर्म मान लो इस तरह से हम ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट सेल के लिए मान निकलेगा वो ऐसा कुछ है। ये पॉइंट A है और ये हमारा कंबाइंड EMF के लिए E है, ठीक है, और ये कंबाइंड रेसिस्टेंस के लिए R है, ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है। ये हमारा पैरेलल फॉर्म में कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये हमारा जो है रिजल्टेंट मान को बता रहा है। तो हम इसके रिजल्ट के साथ कंपेयर करके फिर वैसे ही रिजल्ट निकालेंगे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अभी हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है। आओ सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A to B। हम अगर ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो हम अगर ऐसे जाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन बन जाता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अगर यहाँ से करंट हमारा निकल रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने के बाद ये नेगेटिव होते हुए आएगा, तो ये हमारे पास 2 डायरेक्शन बन गया। यानी अगर यहाँ तक I है तो इस लाइन में I1 चला गया और इस लाइन में I2 चला गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये दोनों I1 और I2 ऐड होकर हमारा जो मान है वो I बनेगा, ठीक है, जो यहाँ से निकला होगा और वो घूम के इधर से इन किया होगा। यानी हम कुल मिलाकर देखें तो जो हमारा पोटेंशियल इंड A और B है, ठीक है, यहाँ पे 2 इंड है, हालांकि दोनों के लिए पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल हमारा इक्वल होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसीलिए हम लोग इस दोनों को भी कहेंगे। तो V = हमारे पास B है - B भी निकल गया। तो हमारे पास यहाँ जो मान निकल के आ रहा है, फिर से जो V का इक्वेशन हम लोग देखे थे, V = E - IR, यही वाला इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास जो E का जो मान है, अगर हम इस एंड से आ रहे हैं ऊपर वाले एंड से, तो E1 - I1 R1 हो गया, ठीक है। और अगर हम यही हमारा नीचे से अगर हमारा ये कॉम्बिनेशन होता तो VAB अगर हम लोग बात करते तो VA - B के लिए फिर वही पोटेंशियल ड्रॉप बनता, लेकिन इसके लिए अभी जो मान हो जाता E2 -
I2R2 हो जाता है, ठीक है। तो ये दो हमारा मान निकल के आ गया, ये पोटेंशियल के लिए, यानी ऊपर से और ये नीचे से पोटेंशियल ड्रॉप हमारा ये निकल रहा है। देखो यहाँ पर भी I और यहाँ पे भी I, ये I1 का मान और यहाँ से I2 का मान हम लोग निकालेंगे, क्योंकि I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और I को ही ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ से ये I1 क्या निकलेगा, अगर हम इस I1 को इस पोटेंशियल V के साथ ऐड करते हुए निकालेंगे तो E1 माइनस V, ये इधर आ गया इधर बाय R1, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर हम लोग मान निकालें, ये हमारा रिजल्टेंट इसके साथ भी हो गया, I2 निकालेंगे तो E2 माइनस V बाय R2, ठीक है। ये हमारा मान I2 का निकल गया और ये हमारा मान I1 का निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, जो करंट है वो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो टोटल करंट निकलेगा वो हो जाएगा हमारे पास, बोलो E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, ठीक। चलो अब इसके कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, I इक्वल टू, अच्छा सेपरेटली हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, V E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 लिख सकते हैं, और अगर हम V कॉमन ले लें, माइनस V अगर हमारा कॉमन होता है तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हमारे पास मान निकल के आ गया, ठीक है। I इक्वल टू, अगर हम यहाँ से LCM ले लें R1 R2 इंटू के फॉर्म है, तो E1 के साथ R2, ठीक है, और ये दोनों मान कटने के बाद E2 के साथ R1, ठीक, E2 के साथ R1 माइनस V, अगर यहाँ पे अकेला है R1 इंटू R2 निकलता है तो R1 प्लस R2 यहाँ का मान हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है, V को अकेला करना है, ठीक है। तो V को अकेला करेंगे तो थोड़ा इमेज करो क्या करेंगे, इस मान को अगर इधर लाते हैं तो I इधर आता है, तो मेरे पास जो मान है V इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 के बाद हमारे पास मान क्या बन जाएगा, E1 R2 माइनस प्लस E2 R1 बाय R1 R2, ठीक। ये मान निकल के आ गया, हमको भी पूरी तरह से अकेला करना है, देखोगे अब यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस ये I आ गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसको इधर हम लोग लेके आए थे, ठीक। चलो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस दोनों के बीच LCM ले लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे अब यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद जो मान निकल के आएगा, ये हो गया V इंटू R1 प्लस R2, तो ये मान है ही हमारे पास बाय R1 इंटू R2, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल लेने के बाद हमारे पास इस दोनों का जो LCM है R1 R2 निकल के आ गया, ये तो मान वही हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I के साथ हमारा ये मान क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, I इंटू R1 R2, ठीक। अब ये नीचे का पोर्शन ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली V इक्वल टू मेरे पास क्या बच के आ गया, V इक्वल टू मेरे पास मान हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2 बाय ये R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ताकि भी का मान निकालने में ज़्यादा हम लोगों को आसानी हो जाए। ये मान निकलने के बाद R1 प्लस R2 इसके साथ अकेला हो गया, ठीक, प्लस में, अब माइनस के बाद फिर ये I R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक, ये मान निकल के आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट हमारे पास जो कंबाइंड रूप से ये जो हम लोग सेल बना के रखे थे, इसकी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, तो वो हम लोग देख चुके थे, V इक्वल टू E प्लस आई E माइनस IR, ठीक है। तो नाउ कंपेयरिंग तो E का जो मान निकल के आ गया, ये वाला टोटल मान हो जाएगा E के लिए E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ये मान निकल के आ गया E का, और I के साथ ये कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट, यानी R का जो मान निकलेगा हम लोग के पास, जो रिजल्टेंट R निकल के आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक। ये हम लोग का रिजल्टेंट मान निकला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल में। ये EMF ऑफ द सेल हो गया और ये हो गया EMF ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये दो इक्वेशन हम लोग का निकल कर यहाँ पर आ रहा है। अब देखो, अगर हम लोग को करंट निकालना हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कितना आता है, ये करंट के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, तो वो भी हम लोग यहाँ रफली समझ लेते हैं, फिर नोट्स में भी हम लोग इसको देखेंगे। तो करंट के लिए जो हम लोग के पास जो फार्मूला था I इक्वल टू E बाय
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर आई का बात करें तो हमारे पास ई फॉर 2 सेल के लिए क्या मान निकल के आया था, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये मान निकला बाय कैपिटल आर हो गया प्लस स्मॉल आर का मान हो गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नीचे पे एलसीएम ले लें, इसके साथ एलसीएम ले लें तो ये टोटल मान के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये वाला जो मान है ये नीचे का और ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट मान निकल कर आएगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो करंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मान ये ऊपर का E1 R2 प्लस E2 R1 बाय नीचे का मान हो गया कैपिटल R इंटू R1 प्लस R2 और इंटू प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो ये हम लोग का मान निकल के आएगा नीचे के लिए करंट के लिए, ठीक है। इसको हम लोग नोट्स पे भी देखेंगे, ये हम लोग का मान निकल के आएगा। चलो हम नोट्स पे चलते हैं। चलो नोट्स पे देखोगे यहाँ पे 2 सेल हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। इसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। हम लोग ऐसे भी फिगर बना सकते हैं या जैसे रफ में समझे थे वैसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन I1 और I2 के फॉर्म में हुआ है। कंसिडर दैट 2 सेल ऑफ EMF E1 E2 हैविंग द इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 आर द कनेक्टेड इन पैरेलल इफ I1 I2 आर द करंट ड्यू टू 2 सेल्स, ठीक है। तो ये तो करंट का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया या करंट हो गया, ठीक है। V विद द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B के बीच में हो गया। तो अगर हम पहले ऊपर वाले सेल पे बात करेंगे तो जो V के हम लोग कंबाइंड फॉर्म के लिए फॉर्मूला जानते हैं E माइनस IR ये जानते हैं, ठीक है। इस दोनों का एक कंबाइंड फिगर हम लोग बनाएंगे। ये कंबाइंड सेल के लिए हमारा मान हो गया, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। ये कंबाइंड EMF हो गया E और ये कंबाइंड रेसिस्टेंट इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया R। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो V इक्वल टू इसके लिए फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो E1 वाला मान के लिए E1 I1 R1 हो गया। नीचे वाले बात करेंगे तो जो हमारे पास मान हो गया, ठीक है। यहाँ से I1 का करंट निकालें, सिमिलरली हम I2 का भी निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड किए, ठीक है। ये हमारा कंबाइंड फॉर्म निकल गया। उसके बाद हम लोग जो कंबाइंड रूप से जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप निकलना था 2 सेल के कारण, वो हमारा ये इक्वेशन निकल गया E इक्वल टू IR, ठीक है। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया, कंपेयर किए। कंपेयरिंग के बाद हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आया था वो हम लोग वहाँ पे देखे हुए थे, इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 ये निकल के आया था। और कंबाइंड रूप से जो इंटरनल रेसिस्टेंस आया था वो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 निकल कर आया था, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग करंट पे बात किए थे, जो वहाँ भी रफ में समझे थे। तो यहाँ पे दोबारा फिर से देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे देखो जो हम लोग मान को करंट के फॉर्म में निकाल कर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जो करंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आएगा, करंट के लिए ये हम लोग जो निकाले थे फार्मूला I इक्वल टू E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। देखो यहाँ I इक्वल टू कैपिटल E का मान ये टोटल पुट करेंगे हम लोग, देखोगे यहाँ, ठीक है। रेड पेन से लिख रहे हैं इसको ताकि समझ में आए। E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 ये हमारा मान निकल के आ गया, बाय ये कैपिटल R हो गया हमारे पास, प्लस स्मॉल r का मान क्या है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इस दोनों का एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे देखोगे, ठीक है। I इक्वल टू जो ऊपर का मान है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 ये मान रह गया, बाय ये हम लोग अगर R1 प्लस R2 एलसीएम ले लेते हैं तो R के साथ हमारे पास R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस R1 इंटू R2 ये रह गया R1 इंटू R2, ठीक है। तो ये दोनों मान, ये नीचे का जो मान है वो कैंसिल आउट होने के बाद I इक्वल टू जो हमारे पास रिजल्टेंट मान निकल के आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 बाय कैपिटल R R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट कंबाइंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल के लिए करंट का मान ये बताएगा, ठीक है। थोड़ा स्पष्ट देखोगे, थोड़ा सा स्थिर होकर समझने का प्रयास करोगे। आई होप यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं तुम लोगों को। तो ये इसका नोट्स ज़रूर बनाओगे, खास करके जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हो तो ये नोट्स फाइनल करके सबको हमको व्हाट्सअप करोगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक समझेंगे। आई थिंक हम लोग किरचॉफ्स के नियम को समझेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 12th फिजिक्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातों को हम लोग वहाँ पर समझेंगे।